लेकिन अब हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बयान को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान आरएसएस के रंग में रंग चुके हैं। अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी के रंग में, आरएसएस के रंग में रंगे हुए हैं। तो इस तरह के बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पर कि चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान ने इस तरह के बयान दिए थे कि सनातन विरोधी हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी। तो उसको लेकर ये प्रतिक्रिया आई है तेजस्वी यादव की कि हमें ये सनातन विरोधी कहते हैं, और खुद तेजस्वी चिराग पासवान जो है वो आरएसएस के रंग में अब वो रंगते हुए नजर आ रहे हैं और हमें वो सनातन विरोधी कहते हैं। तो विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई यहाँ पर जो बयान दिया कि चिराग पासवान जो है वो कहते हैं हम सनातन विरोधी हैं, लेकिन बात अगर की जाए तो चिराग पासवान खुद जो है आरएसएस के रंग में रंग चुके हैं। इस तरह के बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं। जी बिल्कुल, चिराग पासवान अगर के बात कर लिया है तो चिराग पासवान जो है जिस जाति से आते हैं और उस जाति में लोग सनातन को तो जरूर विरोध करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे में जो चिराग पासवान हो अभी अयोध्या के लिए रवाना हो गए और अयोध्या में दर्शन करेंगे रामलला का। उसके साथ साथ तो कई जगह मंदिर में जाके वो दर्शन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने फेसबुक पोस्ट पर ट्वीट करते हुए और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जो आगामी 1 जून को जो वोट होने हैं वाराणसी में, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करें और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये विश्व पटल के लिए एक अच्छी सोच है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। ऐसे में जो तेजस्वी यादव जो आज अब सातवें चरण के चुनाव के संपन्न होने से पहले, जो प्रचार प्रसार संपन्न होने से पहले, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो चिराग पासवान है और जो उनके पिता रामविलास पासवान जो हमेशा सनातन के विरोध में बयान दिया करते थे, लेकिन जो चिराग पासवान है वो आज सनातन के पक्षगर बने हुए हैं। अगर चिराग पासवान का शुरू से देखा जाए तो चिराग पासवान के नामांकन हो, चाहे वो चिराग पासवान के जिस दिन उनके लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रहा होगा उस दिन भी वो जाके दर मंदिर में जाकर दर्शन किए। तो वो चाहे पटना के खगोल की मंदिर हो, और चाहे आज देख रहे हैं उनके कि 4 जून को रिजल्ट आना है। 4 जून को रिजल्ट से पहले वो कल है जो सब इस अयोध्या में दर्शन करेंगे रामलला का। उसके साथ साथ जो और भी मथुरा हो, काशी हो, ऐसे जगह जो जाएंगे और सभी लोग का दर्शन और सबका आशीर्वाद लेंगे कि जो चुनाव का जो परिणाम हो, परिणाम सकारात्मक आए और चिराग पासवान के पक्षगर में आए, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पिता को विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो चिराग पासवान क्या पिता की विरासत बचाने में कायम होते हैं, ये सबकी नजर बनी रहेगी। क्योंकि अगर बात कर ले तो वो हाजीपुर जो सीट है, हाजीपुर सीट से लगातार रामविलास पासवान 1977 से लगातार वहां सांसद रहे। 1 बार 2 बार वहां से चुनाव हारे, लेकिन लगातार वहां से सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। और ऐसे में चिराग पासवान के लिए वो सीट जो है काफी चुनौती बनी हुई थी और उस सीट के लिए पेच फंस रहा था कि वो सीट किसको मिलेगा, चाचा को मिलेगा या भतीजा को मिलेगा। लेकिन अंततः हुआ कि चाचा को साइड करके भतीजा को दे दिया गया। लेकिन अब जो है, अब वो एक तरफ तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उस सीट पर चिराग पासवान की जमानत जब्त हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको चुनाव हरवा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात कर ले तो 2020 में जी बिहार में चिराग के अयोध्या जाना और फिर सनातन को लेकर तेजस्वी यादव को घेरना, क्या लग रहा है कि जो इसका इफेक्ट भी दिखेगा? विवेक आवाज आ रही है? लगता विवेक से हमारा संपर्क टूट गया। ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में इस वक्त सनातन को लेकर खींचतान चल रही है, क्योंकि चिराग पासवान अयोध्या गए हुए हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को सनातन को लेकर घेरा है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए फिर वही बात आ रही है कि अब तेजस्वी यादव की बात करें, इसी को लेकर तेजस्वी यादव जो है बयान दे रहे हैं
कि तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे हैं कि भाई जो चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान आरएसएस के रंग में रंगे हैं। और ये दोनों चीज़ें तब हो रही है जब चुनाव प्रचार का जो दौर थे वो थम गया। उसके बाद एयरपोर्ट पे इस तरह की बयानबाजी हुई। अविनाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। अविनाश, एक तरफ देखिए चिराग पासवान अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे, वहीं अब सनातन को लेकर चिराग पासवान ने घेरा तेजस्वी यादव को कि भाई सनातन विरोधी हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव का भी जवाब आ गया है कि ये तो आरएसएस के रंग में रंगे हुए हैं। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव का बयान फिर से चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके का वो बयान देते हैं वो इसे साबित होता है क्योंकि अब बीजेपी में चले गए। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहते हैं कि उनका बंगला भी छीना गया है, फिर भी जिस दल में गए हैं तो आरएसएस और बीजेपी का रंग उन पर चढ़ गया है और उन्हीं बीजेपी और आरएसएस का वो रंग बोलता है और चिराग पासवान नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान को भी पता है कि वह बुरी तरीके से हार रहे हैं और वैशाली को लेकर लगातार तेजस्वी यादव का यह दावा चिराग पासवान को लेकर रहा है। ये भी कहते हैं कि भले ही उम्र में हमसे बड़े हैं लेकिन चिराग पासवान की जो हालात है वो उससे पहले उन्होंने हार की बधाई जो है चिराग पासवान को दिया है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो इस तरीके का बयान इसलिए देते हैं क्योंकि जिस दल में गए उनका रंग जो है उन पर चढ़ गया है। आरएसएस के रंग में रंगे। अब ऐसे में बार बार आरएसएस को घेरना, क्या जो तेजस्वी यादव है राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या कि बार बार आरएसएस को भी घेरा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए और तेजस्वी यादव राहुल गांधी क्योंकि इंडिया गठबंधन के पार्ट में है और जिस तरीके से राहुल गांधी भी जब बिहार आए थे वो तो उस समय भी वो बीजेपी के सभी नेताओं पर उन्होंने मन से काफी हुंकार भरी थी और नफरत फैलाने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया था। और देखिए क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा हैं और जिस तरीके से जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव खुद मंच साझा करते हैं और राहुल गांधी ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव मजबूत कैंपेनर हैं और जिस तरीके से अब उन्हीं के तरीके से जो है अब तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं। और जिस तरीके से बताएं आज प्रधानमंत्री को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जो तीन जो सबसे बड़ी मुद्दा है वही तीनों मुद्दा जो है प्रधानमंत्री के महबूबा बनी हुई और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई, ये तीन मुद्दा को लेकर तेजस्वी यादव ने आज भी प्रधानमंत्री पर कहीं ना कहीं बड़ी कटाक्ष किया। और जिस तरीके से आपको बता दें तेजस्वी यादव को जरूर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जितने भी वो जनसभाएं उन्होंने किया है फलाफल जो भी निकले वो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कहा जरूर जा सकता है कि तेजस्वी यादव हालांकि जब 1 से 2 बार राहुल गांधी बिहार है उनके साथ मंच साझा किए लेकिन तेजस्वी यादव ने वो पूरी अपने प्रत्याशियों के जगह क्षेत्रों में जाकर मंच को साझा किया, जनता को संबोधित किया और ये जरूर उन्हें दर्शाया है इस बात कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद अब बड़े नेता वही हैं। और देखिए यही वजह है कि जब तेजस्वी यादव जब भी या तो वो अपने घर राबरी आवास से बाहर निकलते हैं या फिर पटना एयरपोर्ट पर जब वो सुबह प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं और शाम में फिर जब चुनाव प्रचार प्रसार करके आते हैं तो सभी पत्रकार को जवाब वही देते हैं और चाहे वो कोई भी मुद्दा हो या फिर बिहार की राजनीति से जुड़ा हो या फिर वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो। इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के तरफ से अगर सबसे ज्यादा कोई जवाब देता है तो वो तेजस्वी यादव है इन दिनों बिहार की राजनीति में और इसलिए यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी के नेताओं और चिराग पासवान पर हमलावर रहते हैं। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि तेजस्वी और चिराग के बीच में बड़ी खींचतान चल रही है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर कि आज चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। ऐसे में बिहार के अंदर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त देखिए जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है वो सबसे हॉट सीट है। कहा जा रहा है पाटलिपुत्र की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है, पटना साहिब काफ़ी हॉट सीट में मानी जा रही है क्योंकि रविशंकर प्रसाद, मीसा भारती दोनों का अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। ऐसे कई जो सीटें हैं वो हॉट सीटों में कही जा रही है। लेकिन बात यहाँ पर समझना होगा कि जितनी भी सीटें हैं उस पर कड़ी टक्कर और कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है।
तो चुनावी शोर थम गया है और अंतिम चरण का ये जो चुनावी शोर था वो थम गया है। और लोकसभा जो कि कहा जाता है एक महापर्व, चुनाव का महापर्व है, उसका अब ये आखिरी दौर, ये आखिरी फेज जो है वो चल रहा है। 1 जून को चुनाव होना है पूरे देश के अंदर 7वें चरण का, यानी कि आखिरी चरण का। बिहार में भी आखिरी चरण का चुनाव है। 8 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव होगा। तो 8 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव होना है। रविशंकर प्रसाद, मीसा भारती, सबका जो अस्तित्व है वो दांव पे लगा हुआ। हमारे साथ अभिषेक, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, यहाँ पर देखिए चुनावी शोर थम गया है। 8 सीटों की बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव होना है बिहार के। ऐसे में क्या समझा जाए, जनता ने क्या मूड बनाया है, किन मुद्दों पर वोट करने का मूड बनाया है और किन किन के बीच में जो है लड़ाई काफी तगड़ी होने वाली है? देखिए मनीष, सबसे पहली बात है कि लड़ाई तो कई सीटों पर तगड़ी है, लेकिन जो मौसम का जो मिजाज है ना वो काफी डराने वाला है। और इस बार जो 1 जून को जो मतदान होना है, नहीं जो परसों जो मतदान होना है, जो मौसम का जो हाल है और जो मौसम विभाग की जो अलर्ट है उसको देख करके लग रहा है कि शायद इस बार फिर से एक बार जो वोटर है वो कितना निकल पाएंगे, इस काफी शंका की स्थिति बनी हुई है। और चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है पहले चरण का, और 8 सीट जो काफी महत्वपूर्ण सीट है, जैसे पटना के 2 सीट है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। नालंदा, जहां मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा, वो इंपॉर्टेंट सीट है। आड़ा है। उसके अलावा आपको करें की बात काराकाट है, जहां से पवन सिंह निर्दलीय जो उम्मीदवारी करके ताल ठोक करके काफी परेशानी बढ़ा दिया है। उसके बाद बक्सर सीट है और सासाराम है। ये 8 सीट है। इस 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन जो मौसम का मिजाज है उसको देख करके साफ तौर से लग रहा है, क्योंकि 47 डिग्री और 48 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और दिन में स्थितियां ये है कि हीटवेव इतना हो रहा है मनीष कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस स्थिति में वोटर बाहर निकल करके पहले वोट करे, इसको लेकर के क्या कुछ कवायद चुनाव आयोग फिर से करती है या क्या कुछ तैयारियां करती है, इसको देखना बहुत जरूरी होगा। अब बात हम करें चुनाव प्रचार अभियान की। चुनाव प्रचार अभियान बिल्कुल समाप्त हो गया है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रचार सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव ने 251 सभा, यानी कि आज तेजस्वी यादव ने खुद से कहा कि उनका आज 251 सभा पूरा कंप्लीट हुआ है। और लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी 16 सभा करके सबसे बड़े नेता के तौर पर उनका सबसे ज्यादा सभा देखा जा रहा है। अमित शाह ने 9 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने करीब 11 और 12 सभाएं की है, योगी आदित्यनाथ ने भी 8 सभाएं लगभग की है और जेपी नड्डा ने भी 11-12 सभाएं की है। लेकिन 16 सभा नरेंद्र मोदी का काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और जो इस बार का जो चुनाव पर जो है, जो जिस अंतिम चरण में जो 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, कई लोगों का भाग्य इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे और फिर से काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इस वक्त उनका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है तो एक तरीके से उनका राजनीतिक तरीके से कहा जाए तो वो संन्यास की स्थिति में चले जाएंगे। अगर बात करें हम पाटलिपुत्रा की, पाटलिपुत्रा में एक बार फिर से मीसा भारती और रामकृपाल यादव में लगातार कड़ी टक्कर चल रही है और 2 बार 40,000 और 42,000 के मार्जिन से रामकृपाल यादव जीते हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, क्योंकि माहौल बिल्कुल थोड़ा सा बदला दिख रहा है। और तो मीसा भारती के समर्थन में कितने लोग वोट करेंगे या फिर क्या कुछ होगा, यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात हम लोग कर ले बक्सर की, तो बक्सर सीट को भी लेकर के काफी कुछ तनाव की स्थिति है। वहां पर अश्विनी चौबे जो वहां के मंत्री थे, वहां के सांसद थे, उनका टिकट काट करके मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले हैं, तो गोपालगंज से वो बक्सर जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जो सुधाकर सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार है, उनके पिता जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी में और वो वहां से सांसद रह चुके हैं और 2 बार सांसद का चुनाव उसके अलावा भी लड़े हैं और मंत्री रह चुके। सुधाकर सिंह वहां के स्थानीय है। तो बक्सर में जो स्थानीय बनाम बाहरी का जो लड़ाई हो रहा है, दूसरा अश्विनी चौबे का जो नाराजगी है वो भी अपने जगह पर है। हालांकि उसको बहुत बांटने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। गया की सभा में नरेंद्र मोदी ने बुला करके मंच पर उनको बगल में बैठा करके बातचीत की थी और कई तरह से कोशिश किया गया था कि उनको नाराजगी दूर की जाए। लेकिन जो बक्सर का सीट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से जहानाबाद की अगर बात कर ले
जहानाबाद की स्थिति मनीष यह है कि जदयू के तमाम जो मंत्री हैं सभी वहां पिछले 7 दिनों से कैंप किए हुए हैं और लगातार वहां पर ललन सिंह कैंप किए हुए हैं और वहां पर जो भूमियार समाज जो कहा जा रहा है कि जदयू से नाराज है, बीजेपी से नाराज है, उसको मनाने में लगे हैं। अगर भूमियार समाज अगर साथ नहीं खड़ा होता है एनडीए, तो वहां भी परिणाम काफी अलग हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव जदयू ने जीता था जहानाबाद में, तकरीबन 3200 सीट से 3200 वोट से जीता था, तो बहुत बड़ा मार्जिन लोकसभा के लिए नहीं है। इसलिए जो जहानाबाद हो गया, काराकाट हो गया, बक्सर हो गया और कहा जाए सासाराम, ये जो चारों सीट है इस 8 सीट में, यह काफी इंपॉर्टेंट इस बार चुनाव में जरूर है मनीष। मतलब कि कहीं ना कहीं बात की जाए तो मुकाबला काफी टक्कर का और काफी क्लोज रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश सुबह से तय। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ वाइज को। नमस्कार।